कैसे हो बच्चों। तो फाइनली आज होने वाली है हम लोग की परसेंटेज चैप्टर की लास्ट क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एजर्शन रीजन और केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस। और बच्चों, इस चैप्टर के एजर्शन रीजन और केस बेस्ड थोड़े से टफ हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया अपने आप से तो। ठीक है, हम टिक लगवा देंगे। बस तीन चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है, बाकी सारे इजी हैं, तो उनको तो प्लीज़ देख के जाना। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे बच्चों तुम लोग के सबसे पहले स्क्रीन पे एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस। सबसे पहले देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी के साथ साथ तुम लोगों को पता है कि इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं। क्वेश्चन के साथ ही ऑप्शन दे दिए जाते हैं स्टार्टिंग में। और ऑप्शंस को कैसे पहचाना जाता है, ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, वो हमने पिछले एक्सपोनेंट्स में जो पढ़ाया था एजर्शन रीजन, उसमें एक्सप्लेन कर दिया था ना। तो उसको देख लेना, यहाँ भी हम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो सारे ऑप्शंस इसमें एजर्शन रीजन में क्या रहता है कि जितने भी इसके क्वेश्चंस रहते हैं उनमें ऑप्शंस इन्हीं चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना रहता है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन के एजर्शन को पढ़ते हैं और वो देखते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। फिर रीजन को देखते हैं, वो भी देखते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। जब ये हमने पता कर लिया तो उसके बाद हम ऑप्शंस पे आते हैं। तो वो पहला ऑप्शन ये कहता है कि एजर्शन रीजन तुम्हारे दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। और बी ऑप्शन भी यही कहता है कि एजर्शन रीजन तुम्हारे दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। तो बच्चों, अगर एजर्शन रीजन तुम्हारे दोनों ट्रू स्टेटमेंट हो तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा। और दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करोगे वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा रीजन दिया हुआ है ना, वो ऊपर वाले स्टेटमेंट का ही रीजन है कि नहीं। अगर वो ऊपर वाले स्टेटमेंट का रीजन है तो ऑप्शन ए सेलेक्ट करोगे, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और अगर रीजन वाले और एजर्शन वाले स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अपने अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों ट्रू हैं लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करते हैं, जिसमें लिखा है देखो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इतना समझ गए। इसके बाद वाले दोनों ऑप्शन समझना बहुत ईजी है। सी में क्या है, एजर्शन तुम्हारा ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो तो हम सी लगा देते हैं। डी में एजर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो तो हम डी लगा देते हैं। ठीक है। तो ये रहे तुम्हारे सारे ऑप्शंस। तो चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा परसेंटेज का एजर्शन रीजन का। ध्यान से देखो, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एजर्शन कि 3/5 जो फ्रैक्शन है उसे हम परसेंटेज में लिख सकते हैं 12%। तो इसको चेक करने के लिए बहुत ईजी है। कैसे चेक करोगे बच्चों, एजर्शन को 3/25 को परसेंटेज में चेंज करके देख लो कैसे करते हैं। 100% से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 25 × 25, 25 4 × 100। तो परसेंटेज में कितना आ गया, 3 बचा और 4 बचा। 3 × 4% विच इज 12%। इसका मतलब जो तुम्हारा एजर्शन है वो एब्सोल्युटली ट्रू है। तो एजर्शन हमें पता चल गया ट्रू है। अब हम रीजन पे आते हैं। देखो रीजन क्या बोल रहा है इसका। रीजन एक स्टेटमेंट है कि टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मतलब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट अ परसेंट साइन। तो वही चीज़ लिखी है ना जो हम करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से देखो मल्टीप्लाई करते हैं और 1% का साइन लगा देते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। तो हमें पता चल गया दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, विच इम्प्लाइज हमें ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, देखो ध्यान से। अब हम चेक करेंगे कि ये जो रीजन दिया है इसका ऊपर वाले स्टेटमेंट से कोई कनेक्शन है। तो देखो ऊपर वाले स्टेटमेंट को ट्रू बताने के लिए या पहचानने के लिए हमने इसी रीजन का तो यूज़ किया। हमने क्या किया, देखो 3/25 को 100% से मल्टीप्लाई करके ही तो चेक किया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रीजन है उसका अदर्शन से कनेक्शन है, उसका अदर्शन को ट्रू प्रूफ करने में उसका यूज है। तो देयरफॉर वी विल सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बी को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। समझ गए बच्चों। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, बहुत इजी था। जो टफ होगा हम तुम लोगों को टिक लगा के बता देंगे कि यार ऑप्शन टफ है। अब देखो बच्चों, ये रहा तुम लोगों का सेकंड क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी तुम लोग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है परसेंटेज को लेके तो ये क्वेश्चन भी तुरंत कर लोगे। देखो इसका मतलब समझो। सबसे पहला स्टेटमेंट जो तुम्हारा एजर्शन है वो कह रहा है कि जो 100% है वो इक्वल होता है 1 के, मतलब 100% और 1 दे बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो बताओ बच्चों, क्या लग रहा है तुम लोगों को, ये सही है कि नहीं। तो देखो बच्चों, 100% का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ तुम्हारे पास क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, वो फ्रैक्शंस में नहीं है, मतलब उसके टुकड़े तुम्हारे पास नहीं है, जो भी है तुम्हारे पास कंप्लीट है। और 1 का मतलब भी तो वही होता है ना, जैसे हम तुमसे बोले
जैसे मान लो बच्चों, हमने तुम लोगों को क्या किया, एक पूरा बोरा भर के टॉफ़ी दी, इसमें खाली तुम्हारी टॉफ़ी टॉफ़ी है, और तुमको बोला भाई जितनी खा सकते हो खा लो, शाम को हमको दे देना। अब शाम को जब तुम आए तो तुमसे पूछा हमने कि कितना बैग खत्म कर दिया, तो तुमने बोला पूरा बैग खत्म कर दिया, मतलब जो तुम्हारे पास एक बैग था वो तुमने कंप्लीट कर दिया। तो नंबर्स में जब तुम 1 लिखते हो, इसका मतलब तुमने वो चीज़ कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अगर तुमने इसको ख़त्म नहीं किया होता, इसका कुछ पार्ट खाया होता, जैसे हाफ खा लेते, तो उसको तुम नंबर्स में क्या लिखते, 1/2 लिखते ना। ठीक है, वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में आता, या डेसिमल में लिखते तो 0.5 आता, वो 1 से छोटा आता। तो किसी चीज़ को पूरा ख़त्म करने का मतलब होता है नंबर्स में कि तुमने उसकी पूरी 1 क्वांटिटी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो 1 का मतलब भी कंप्लीट होता है। और अगर यही चीज़ तुमसे परसेंटेज में पूछी जाए कि तुमने टॉफ़ी के बैग को कितने परसेंट कंप्लीट कर दिया, तो पूरा खा गया, तो क्या बोलोगे, 100% कंप्लीट कर दिया ना। तो 100% का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ तुमने कंप्लीट कर दी, ख़त्म कर दी। तो ये चीज़ समझो कि 100% और 1 दोनों सेम चीज़ है कॉन्सेप्चुअली, और मैथमेटिकली भी दोनों सेम है। देखो 100% को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, परसेंट का मतलब क्या होता है, ये जो परसेंटेज का साइन है, इसका मतलब क्या होता है, अपॉन 100 ही तो होता है, तो परसेंट को हटा के हम अपॉन 100 लिख सकते हैं। और 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 1 ही आ जाएगा। तो 100% और 1 दोनों सेम चीज़ हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारा बच्चों ट्रू हो गया। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अब जो तुम्हारा रीज़न है वो बोल रहा है कि 100% ऑफ 3.5 तुम्हारा 35 होता है। तो बच्चों इसको तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, और बच्चों इसको कॉमन सेंस से भी बता सकते हो कि 3.5 का तुम्हें 100% पूछा है, तो किसी भी चीज़ का जब 100% हम लेते हैं मतलब वो चीज़ हमें कंप्लीट लेनी है। तो 3.5 100% 3.5 ही होगा ना। और यहाँ पे दिया हुआ है 35, इसका मतलब ये गलत है। और तुम इसको सॉल्व करके भी देखोगे तो देखो क्या आ रहा है। 100% मतलब 100/100, ऑफ मतलब इंटू, और इसका मतलब 3.5 को ऐसे ही लिख दिया। अब ये दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 × 3.5 किसके बराबर होता है, 3.5 के। तो ऐसे कैलकुलेट करने में भी 3.5 आ रहा है, तो ये तुम्हारा गलत है रीज़न, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो देखो बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे, एजर्शन तुम्हारा ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ही एजर्शन ट्रू और रीज़न फॉल्स होता है। ओके, तो सेकंड भी हो गया, ये भी इजी है। तो चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसका मतलब समझो, इसमें एजर्शन क्या कह रहा है कि 36 मिनट्स एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ डे। कि मतलब जब तुम 36 मिनट्स को एक्सप्रेस करते हो कैसे, एज अ परसेंटेज ऑफ डे, मतलब तुम उसको आउट ऑफ 1 डे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, किसी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं किसी बड़ी चीज़ से। तो 36 मिनट्स का परसेंटेज अगर हम तुमसे पूछें कि आउट ऑफ 1 डे निकालो, मतलब 36 मिनट पूरे एक दिन का कितना परसेंटेज होता है, कितना पार्ट होता है, तो तुम कैसे निकालोगे, बस उसको 100% से इंटू कर दो, यही करोगे ना। तो यहाँ पे यही करना है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 2.5% दे रखी है, हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो सबसे पहले बच्चों, जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है 36 मिनट/1 डे, इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए ना। यहाँ मिनट है तो यहाँ भी मिनट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 1 डे को मिनट में चेंज करेंगे। तो देखो बच्चों, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो एक आवर में तुम्हारे 60 मिनट होते हैं, तो 24 आवर में कितने मिनट होंगे, 24 × 60। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा तुरंत आ जाएगा 1440 मिनट। समझे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 36 मिनट को वैसे ही रहने दिया, हमने 1 डे को 1440 मिनट लिख लिया। तो ये आ गया तुम्हारा फ्रैक्शन 36 आउट ऑफ 1440। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से इंटू कर दिया। अब सॉल्व कर लो, देखो जीरो जीरो कट जाएगा। इसको हम 6 से काटते हैं या डायरेक्ट 12 से काटते हैं, 12 3 × 36, 12 1 × 12, 2 बचा, 4, 12 2 × 24, ये भी कट जाएगा, 3 4 × 12, 4 और 10 बचा बच्चों, ये भी कट जाएगा। कैसे, 4 2 8 होता है, कितना बचा रिमाइंडर, 2। 2 छोटा है तो हम पॉइंट लगा के जीरो लगा देंगे, 2 के आगे 20 हो गया। 4 5 × 20, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 2.5% आ रहा है ना। इसका मतलब हमारा जो एजर्शन था वो सही था, ये सही बोल रहा है।
अब रीजन तो देखो डायरेक्टली स्टेटमेंट है, कुछ कैलकुलेट करने वाला नहीं है। रीजन में बोल रहा है कि देयर आर 1440 मिनट्स इन अ डे, विच इज ट्रू, क्योंकि हमने अभी देखो यही कैलकुलेट किया था ना कि वन डे में कितने मिनट होते हैं, 1440। तो ये भी तुम्हारा ट्रू है। इसका मतलब ए या बी में से कोई ऑप्शन होगा। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? देखो रीजन जो है उसका यूज हो रहा है ना एडिशन को सॉल्व करने में, इसका मतलब दोनों में कनेक्शन है। इसका मतलब ये रीजन जो है वो सही रीजन है फॉर दिस एडिशन। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी इसका इजी था। अब बच्चों एडिशन रीजन का जो टफ वाला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 4। तो ये रहा बच्चों तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। इस पे स्टार लगा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है इजी लेकिन समझने में कंफ्यूजिंग है। तो इसका एदर्शन चलो पढ़ते हैं। इसका एदर्शन ये बोल रहा है कि इफ एक्स इनकम इज 25% मोर देन वाइज इनकम, देन वाइज इनकम इज 20% लेस देन एक्स इनकम। घूम गया ना दिमाग? हमारा भी घूम गया था पहली बार में। तो इसको समझने के लिए ध्यान से सुनो। इसमें तुम्हारे दो स्टेटमेंट हैं। सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, और दूसरा ये वाला स्टेटमेंट है। तो हम लोग दोनों स्टेटमेंट को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एक्स की इनकम तुम्हारी वाई की इनकम से 25% मोर है। ये तो तुम लोग समझ गए हो कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक्स और वाई, दोनों की इनकम की बात हो रही है। अब ये बताओ कि किसकी इनकम ज़्यादा है, किसकी इनकम कम है। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्स की इनकम क्या है, 25% मोर है ना वाई की इनकम से। तो एक्स की इनकम मोर है, वाई की लेस है। ये चीज़ भी तुम लोग समझ गए होगे। ठीक है, अब हम लोग को ये बताना है कि किसकी इनकम कितनी है। ठीक है, तभी हम इन दोनों की इनकम को कंपेयर कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ बोल रहा है कि ये जो एक्स है इसकी इनकम ज़्यादा है 25% वाई से। तो अगर हम वाई की इनकम 100 रुपये मान लेते हैं, ध्यान से सुनना। अगर वाई की इनकम 100 रुपये मान लिया तो एक्स की इनकम 125 रुपये नहीं हो जाएगी? देखो ये 25% इससे ज़्यादा हो गया ना। 100 का 25% क्या होता है, 25। वो हमने ऐड कर दिया तो 125 हमें मिल गया। समझ गए? हम ऐसा लिख सकते हैं ना पहले स्टेटमेंट को। अब बच्चों तुम लोग इतना समझ गए तो अब दूसरा स्टेटमेंट भी समझ जाओगे। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट बच्चों ये कह रहा है कि अगर ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू है तो ऐसे केस में जो वाई की इनकम होगी वो 20% लेस होगी एक्स की इनकम से। अब यहाँ पे जो है वाई की इनकम को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, वाई की इनकम जो है, वाई की इनकम ये तुम्हारी एक्स की इनकम से जब कंपेयर करोगे तो 20% लेस आएगी। अब ये तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ना कि वाई की इनकम एक्स की इनकम से लेस है। तो लेस तो है ही। अब 20% लेस है कि नहीं ये तुम्हें बताना है। तो देखो कैसे बताओगे। देखो बच्चों, अगर रुपीज़ में तुम लोग देखोगे तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 25 रुपये का। मतलब वाई की इनकम 25 रुपये लेस है। ठीक है, अब हमें इस 25 रुपये को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो हम 25 को पहले डिवाइड करेंगे। किस चीज़ से डिवाइड करेंगे? देखो यहाँ पे वाई की इनकम को कंपेयर किया जा रहा है एक्स की इनकम से। तो जिस चीज़ से कंपेयर किया जाता है उसी को नीचे लिखते हैं ना। हमें एक्स की इनकम से कंपेयर करना है, मतलब 125 रुपये से कंपेयर करना है। मतलब हमें 125 का कितना परसेंट लेस है वो चीज़ बतानी है। तो इसीलिए हमने 125 से डिवाइड किया। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा फ्रैक्शन में। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से इंटू कर दो। तो देखो क्या आता है, 25 × 1 = 25, और 25 5 × 1 = 125 होता है। अब 5 × 2 = 10 और एक जीरो और है, तो ये आ गया तुम्हारा 20%। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट था ये भी तुम्हारा ट्रू था। समझ गए, पहला स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू हो गया। कुछ समझ आया बच्चों हल्का फुल्का? नहीं आया तो बच्चों इसका रीज़न देखो, वो भी सेम इसी तरीके से है। उसको देखोगे तो समझ जाओगे। देखो रीज़न में भी तुम्हारे दो स्टेटमेंट हैं। पहला कह रहा है कि वाई की इनकम 25% लेस है एक्स की इनकम से, और दूसरा कह रहा है एक्स की इनकम 20% मोर है वाई की इनकम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले स्टेटमेंट को जैसे दिया है वैसे ही लिख लेते हैं। देखो तुम लोग ये तो समझ गए होगे कि यहाँ पे दो भाई लोग हैं, एक्स और वाई, उनके इनकम की बात हो रही है। किसकी इनकम ज़्यादा है, किसकी इनकम कम है। देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, वाईज इनकम इज 25% लेस। मतलब वाई की इनकम तुम्हारी 25% लेस है, वाई की इनकम कम है, तो एक्स की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर से पढ़ो, वाई की इनकम 25% लेस है एक्स की इनकम से।
तो एक्स की इनकम को अगर तुम 100 मान लोगे तो इसकी 75 हो जाएगी। हो गया ना 25% लेस। 100 का 25% 25 हमने लेस कर दिया तो 75 आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ तुम्हें लिखना आना चाहिए। ये वाला स्टेप लिख लोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है, जिसकी भी इनकम से कंपेयर किया जा रहा है उसको 100 मान लेना है। जैसे यहाँ पे वाई की इनकम को एक्स से कंपेयर किया जा रहा था तो हमने इसको 100 मान लिया, उसकी हेल्प से वाई की इनकम निकल गई। अब जब तुमने इतना कर लिया तो उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। देन एक्स की जो इनकम है, समझे, एक्स की जो इनकम है वो 20% मोर है जब हम वाई से कंपेयर कर रहे हैं। 20% मोर देन वाईज इनकम। समझ गए, एक्स की इनकम जो है वो 20% मोर है वाई की इनकम से। तो सबसे पहले तो हमें रुपीज़ में देख लेना है कितनी मोर है। इसकी 100 रुपये है, इसकी 75 ही है, तो रुपीज़ में 25 रुपये एक्स की ज़्यादा है। अब हमें इसे परसेंटेज में निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि किससे कंपेयर किया जा रहा है क्वेश्चन में। एक्स की इनकम को वाई से कंपेयर किया जा रहा है ना, वाई की इनकम से कंपेयर किया जा रहा है, तो नीचे हम वाई की इनकम लिखेंगे। जिसकी इनकम से कंपेयर किया जाता है, ये एरो जिसकी तरफ रहता है वही नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आ गया और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% लगा दिया। अब देखो 25 बन जाए, 25 3 या 75, तो ये आ गया तुम्हारा 100/3%, जो कि 20% के बराबर नहीं आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 33% के आसपास। ठीक है, ये 20% नहीं आएगा, इसका मतलब तुम्हारा दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक बच्चों, तो जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाए और दूसरा फॉल्स हो जाए तो ऐसे केस में सही ऑप्शन होता है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से एक दो बार कर लेना, इसी तरीके से जैसे हमने बताया है वैसे ही करोगे। एक दो बार प्रैक्टिस तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, आदत लग जाएगी इसको करने की। अब बच्चों हम लोग के एजर्शन रीजन के क्वेश्चन खत्म, बस इतने ही थे। अब हम लोग पहुंच गए केस बेस्ड क्वेश्चन पे, और ये है हम लोग का पहला केस स्टडी। तो चलो सबसे पहले मन लगा कि इसका मतलब समझो। इसमें कह रहा है कि अनूप वॉज इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी वर्किंग ऑन एन एक्सपेरिमेंट। मतलब एक बच्चा है अनूप जो कि केमिस्ट्री लैब में अपना मस्त एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, ही मिक्स्ड 3 सॉल्ट्स। उसने 3 सॉल्ट्स को मिक्स कर दिया। एक सॉल्ट है एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। ठीक है, टेकिंग 150 ग्राम ऑफ ईच सॉल्ट्स एक्स एंड वाई। इसका मतलब उसने जो एक्स और वाई का अमाउंट लिया वो लिया 50 ग्राम ईच, मतलब दोनों को 150 ग्राम। ठीक है, एंड 200 ग्राम ऑफ सॉल्ट जेड, और सॉल्ट जेड का उसने कितना अमाउंट लिया, 200 ग्राम। टू प्रिपेयर अ मिक्सचर ए, मतलब इन तीनों को मिक्स करके उसने जो मिक्सचर बनाया उसका नामकरण जो उसने किया, उसने उसका नाम रखा ए। तो इसी के बेस पे जो तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मतलब केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ सॉल्ट एक्स का परसेंटेज बताओ पूरे मिक्सचर ए में। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम तुम लोग को इस क्वेश्चन का मतलब और अच्छे से समझा दे रहे हैं डायग्राम बना के। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बच्चा जो अनुज नाम का है वो तुम्हारा कोई नया टाइप का केमिकल बना रहा है जिसका नाम है, उसने दिया है मिक्सचर ए। ठीक है, वो इसको 3 सॉल्ट्स को मिक्स करके बना रहा है, सॉल्ट एक्स, सॉल्ट वाई और सॉल्ट जेड। अब क्या बोलते हैं, सॉल्ट एक्स उसमें इसने कितना मिक्स किया है, 150 ग्राम। ठीक है, सबका क्वांटिटी दे रखा है। सॉल्ट वाई भी तुम्हारा 150 ग्राम, और सॉल्ट जेड थोड़ा ज़्यादा मिक्स कर दिया है, वो है तुम्हारा 200 ग्राम। समझ गए, इन तीनों को, सॉल्ट को मिक्स करके उसने मिक्सचर बनाया है। तो तब से पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो पूछ रहा है कि इसमें सॉल्ट एक्स जो है, ये वाला सॉल्ट जो है, ये कितना परसेंट है इस पूरे मिक्सचर का। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना इस पूरे मिक्सचर का क्वांटिटी कितनी है। तो देखो, सबको प्लस कर दोगे सारे सॉल्ट को जो जो इसमें मिले हुए हैं। 200 प्लस 150 प्लस 150 तुम्हारा 500 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टोटल सॉल्ट तुम्हारा 500 ग्राम है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो तुम्हारा है बुक के हिसाब से, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें तुम्हें सॉल्ट एक्स का परसेंटेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले जिस भी चीज़ का परसेंटेज पूछा जाता है उसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। जैसे सॉल्ट एक्स तुम्हारा 150 ग्राम है। ठीक है, तो 150 ग्राम को हमने न्यूमरेटर में लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में तुम टोटल क्वांटिटी लिखोगे ना। तुम्हें मिक्सचर ए का कितना परसेंटेज है ये पूछा जा रहा है, तो नीचे तुम्हें मिक्सचर ए का क्वांटिटी लिखना पड़ेगा। तो वो तुम्हारा हो जाएगा 500 ग्राम। तो ये तुमने फ्रैक्शन में लिख दिया कि 500 ग्राम में से तुम्हारा 150 ग्राम सॉल्ट एक्स है। ठीक है, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100% से इंटू कर देते हैं, वेरी सिंपल। अब इसको देखो सॉल्व करोगे तो 100 1 जा 100, 100
5 ज़ा 500, 5 से कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और एक जीरो और है, तो तुम्हारा एक जीरो लग गया, तो इसका आंसर तुम्हारा आ गया कितना, 30%। तो पहला वाला तो बहुत सिंपल था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। इसमें पूछ रहा है कि बाई व्हाट परसेंट इज सॉल्ट लेड मोर देन सॉल्ट एक्स इन अ मिक्सचर ए। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि जो तुम्हारा ये सॉल्ट जेड है ना, ये सॉल्ट एक्स से कितने परसेंट ज्यादा है इस पूरे मिक्सचर में। तो ये तो तुमको दिखाई दे ही रहा है कि सॉल्ट जेड तुम्हारा 200 ग्राम है, ये 150 ग्राम है, तो सॉल्ट जेड तुम्हारा थोड़ा सा ज़्यादा तो है, लेकिन ये इन कंपैरिजन टू एक्स, मतलब जो एक्स सॉल्ट है उसके कंपैरिजन में कितने परसेंट ज़्यादा है, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो तुम क्या करो कि जो चीज़ तुम्हें क्वेश्चन में, मतलब जिस चीज़ का तुम्हें क्वेश्चन में परसेंटेज निकालने को पूछा जा रहा है उसका एक्चुअल वैल्यू निकाल लो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा रहा है कि सॉल्ट जेड जो है सॉल्ट एक्स से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो तुम सबसे पहले परसेंटेज को भूल जाओ। तुम बस ये निकालो कि सॉल्ट जेड जो है सॉल्ट एक्स से तुम्हारा कितना ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है ये समझ गए, पहली चीज तो तुम्हें ये निकालनी पड़ेगी। तो बताओ सॉल्ट जेड तुम्हारा सॉल्ट एक्स से कितना ज्यादा है। जेड तुम्हारा 200 ग्राम है, एक्स तुम्हारा 150 ग्राम है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 50 ग्राम। इसका मतलब सॉल्ट जेड तुम्हारा 50 ग्राम ज्यादा है, ये चीज तो समझ गए। बस अब इसी 50 ग्राम को तुम्हें ये बताना है कि ये परसेंटेज में कितना ज़्यादा है। बस यहीं पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से देखो कैसे परसेंटेज में इसको चेंज करना है। तो बच्चों, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना रहता है, सबसे पहले एक फ्रैक्शन बनाना रहता है ना, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है, फिर उसको 100% से इंटू करना रहता है। तो फ्रैक्शन में हम ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर पे तो हम लोग 50 लिख देंगे, क्योंकि 50 ग्राम सॉल्ट जेड ज़्यादा है। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में बच्चों हम लोग वो चीज़ लिखेंगे जिस चीज़ से इस 50 ग्राम को कंपेयर किया जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, सॉल्ट जेड पूछा गया है कि सॉल्ट एक्स से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो उसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, सॉल्ट एक्स से कंपेयर किया जा रहा है ना, हमें इसके कंपैरिजन में निकालना है कि सॉल्ट जेड कितना ज़्यादा है। तो सॉल्ट जेड तुम्हारा 50 ग्राम ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, सॉल्ट एक्स के। अब सॉल्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पे तुम्हें लिखनी पड़ेगी, तो सॉल्ट एक्स तुम्हारा देखो कितना है, 150 ग्राम है, तो यहाँ पे 150 लिखोगे, समझे। फिर इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से इंटू कर दिया। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट 50 1 ज़ा 50, 50 3 ज़ा 150, तो ये आ जाएगा 100/3%, विच इज डिवाइड करने पे आएगा, देखो 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी बचा, फिर 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा 33 1/3%। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। समझ गए बच्चों, देखो इसके केस स्टडी के सारे क्वेश्चंस, अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारे क्वेश्चंस कर लोगे, सारे इसी टाइप के हैं। तुम्हें बस ये समझना है कि ये डिनोमिनेटर में तुम किसकी वैल्यू रखोगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन में इसी में डाउट होगा। तो डिनोमिनेटर में हम उस चीज़ की वैल्यू रखते हैं जिस चीज़ से हमें कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्ट एक्स से कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए हमने सॉल्ट एक्स की वैल्यू रखी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखो, ये चीज़ तुम लोग और क्लियर हो जाएगी। देखो बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे रहे हैं। इसमें अनूप ने क्या किया कि 100 ग्राम सॉल्ट वाई को मिक्सचर ए में और ऐड कर दिया। ठीक है, अनूप एडेड 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट वाई टू मिक्सचर ए टू प्रिपेयर ए न्यू मिक्सचर बी। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है बच्चों कि जो पिछला ए मिक्सचर था ना पिछले क्वेश्चन में, जिसमें सॉल्ट एक्स वाई और जेड तुम्हारे तीनों थे इतनी इतनी क्वांटिटी में, उसने क्या किया, ये जो सॉल्ट वाई है 150 ग्राम, उसने इसमें 100 ग्राम और सॉल्ट वाई मिला दिया। तो जब इसमें 100 ग्राम सॉल्ट वाई मिलाया, तो ये मिक्सचर जो पुराना मिक्सचर था वो तो चेंज हो जाएगा ना। तो जो नया मिक्सचर बना उसका नाम उसने दे दिया, इसको मिटा के, मिक्सचर बी। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो सॉल्ट वाई इसने इंक्रीज किया है, वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने तुम लोगों को क्या बताया था, तुम्हें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है तो न्यूमरेटर में कुछ रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कुछ रखना पड़ेगा, और उसको 100% से इंटू करना पड़ेगा, यही करना है ना। तो न्यूमरेटर में तुम क्या चीज़ रखोगे, जो क्वेश्चन में पूछा है ना उसकी एक्चुअल वैल्यू, परसेंटेज नहीं। तो यहाँ पे देखो कितना इंक्रीज हुआ है सॉल्ट वाई, पहले था 150 ग्राम, फिर हो गया 100 ग्राम ज़्यादा, तो कितना इंक्रीज हुआ,
100 ग्राम ही इंक्रीज हुआ है ना, इतना ही तो बढ़ाया गया है। तो तुम न्यूमरेटर में देखो क्या रखोगे, यहाँ पे न्यूमरेटर मिटा के हमने यहाँ पे लिख दिया 100। समझ गए। अब जहाँ पे कंफ्यूजन होता है वो ये कि तुम्हें डिनोमिनेटर में क्या रखना है, बस यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो डिनोमिनेटर में वो चीज़ रखी जाती है जिस चीज़ से हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्ट वाई का इंक्रीज हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन में बस ये पूछा है कि सॉल्ट वाई कितना इंक्रीज हुआ। तो जब हम किसी चीज़ का इंक्रीज बताते हैं तो उसको खुद से ही कंपेयर करते हैं ना। जैसे हमने तुमसे बोला कि तुम्हारी हाइट 2 इंच बढ़ गई, तो हमने उसको किससे कंपेयर किया, तुम्हारी जो पहले हाइट थी उसी से कंपेयर किया ना। तो यहाँ पे भी जब हमने बोला कि सॉल्ट वाई 100 ग्राम बढ़ गया, तो हमने उसको खुद से ही कंपेयर किया, जो पहले वो 150 ग्राम था उसके कंपैरिजन में 100 ग्राम और बढ़ गया। समझ गए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में बच्चों हम क्या रखेंगे, जो सॉल्ट वाई की पहले क्वांटिटी थी। ठीक है, सॉल्ट वाई पहले कितना था, 150 ग्राम था, तो हमने डिनोमिनेटर में 150 रख दिया। तो इतने परसेंट तुम्हारा इंक्रीज होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो देखो ये कट जाएगा तुम्हारा 100 और 150, 52 ज़ा 100 होता है, 53 ज़ा तुम्हारा 150 होता है। तो ये कितना आ गया, ऊपर 100 × 2 और नीचे 3 बचा, तो ये आ गया 200/3%। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो 3 की टेबल पढ़ो, 3 6 या 18, फिर 2 बचा 20 हो गया, 3 6 या 18, 2 रिमाइंडर बचा। तो ये आ गया तुम्हारा 66, 2/3%। समझ गए, ये है इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन 8 देखो बच्चों, क्वेश्चन 8 तुम लोगों का बहुत इजी है। इसमें बस ये पूछ रहा है कि जो नया मिक्सचर बी है ना, उसमें सॉल्ट जेड का कितना परसेंटेज है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ सॉल्ट जेड इन द मिक्सचर बी। तो जब तुम्हें सॉल्ट जेड का परसेंटेज बताना है मिक्सचर बी में, तो सबसे पहले तुम्हें उसका एक्चुअल अमाउंट पता होना चाहिए। तो एक्चुअल अमाउंट देखो कितना है सॉल्ट जेड का, 200 ग्राम है ना। तो जब हमें फ्रैक्शन लिखना है सबसे पहले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ पूछी गई है। तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे सॉल्ट जेड का अमाउंट, तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 200 ग्राम। उसके बाद हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, जिस चीज़ से कंपेयर करना है, तो उसको किससे कंपेयर करना है, सॉल्ट जेड को मिक्सचर बी से कंपेयर करना है। तो पूरा मिक्सचर तुम्हारा देखो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे 500 ग्राम था, लेकिन इसको मिटाओ क्योंकि 100 ग्राम और ऐड हुआ है ना। 150, 150, 300 प्लस 100 400 प्लस 100 600, तो ये टोटल 600 ग्राम हो गया। ये एक्स्ट्रा 10, सॉरी ये एक्स्ट्रा तुम्हारा 100 ऐड हुआ था, तो 500 में और 100 ऐड करोगे तो 600 हो जाएगा ना। तो तुम्हारा मिक्सचर बी का टोटल क्वांटिटी है 600 ग्राम। तो अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100% से इंटू कर दो। बस देखो कैलकुलेट कर लो, ये 0 0 0 0 कट जाएगा, ऊपर 2 0 और नीचे 2 0। उसके बाद तुम्हारा क्या बचा, ऊपर 200 बचा और नीचे बचा 6। तो इसको अभी थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से काट दे रहे हैं, 2 3 ज़ा और 2 100 ज़ा, तो ये 100/3 बन गया। अब 100 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 ज़ा 9, कितना रिमाइंडर बचा 1, 1 और 0 फिर से 10 हो गया, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 रिमाइंडर बचा तो उसको ऊपर लिख लिया, और नीचे वाला नंबर नीचे ही, तो ये फिर से आ गया तुम्हारा 33, 1/3% इज द राइट आंसर। समझ गए बच्चों, हर क्वेश्चन में हम लोग वही कर रहे हैं। तो ये तुम्हारी पहली केस स्टडी कंप्लीट हो गई। सेकंड केस स्टडी भी देखो सेम टाइप की है, ये कॉन्सेप्ट तुम समझ गए होगे तो सेकंड भी तुरंत कर लोगे। तो ये रही बच्चों तुम लोग की सेकंड केस स्टडी। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक बच्ची है सलीमा। सलीमा बहुत खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि उस दिन ईद थी। अब ईद पे क्यों खुश होगी, समझ गए होगे, पैसा मिला होगा उसको, खूब सारी ईदी मिली होगी। तो कितनी कितनी ईदी मिली है वही बता रहा है क्वेश्चन में। एवरीवन इन हर फैमिली पुट अ फ्यू कॉइन्स इन हर बैग। उसके बैग में सारी फैमिली के लोगों ने कुछ ना कुछ कॉइन्स डाल दिए। तो अब कौन से सिक्के उसके बैग में कितने हैं वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे देखो क्या बोला है कि शी नाउ हैड 31 कॉइन, मतलब 1 रुपए के सिक्के 30 हैं, 2 रुपए के सिक्के 25 हैं, 5 रुपए के सिक्के उसके पास 15 हैं, और 10 रुपए के सिक्के 5 हैं। ठीक है, केस स्टडी समझ गए। ईद का दिन है, सलीमा बहुत खुश है, क्यों खुश है, पैसा आया है। और कौन सा सिक्का कितना मिला है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम जल्दी से एक चार्ट बना लेते हैं। तो देखो ये हमने चार्ट बना लिया, ये इसका बैग है, उसमें ये देखो 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का और 10 का सिक्का है। ये तुम्हारे सारे सिक्कों का नंबर लिख रखा है कि कौन से सिक्के कितने हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल सिक्के तुम्हारे, हमने इन सबको कैलकुलेट कर दिया, ऐड कर दिया, तो कितने आ गए 75 टोटल सिक्के हैं। समझ गए। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है
कि नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, जो 5 रुपए के सिक्के हैं, वो कितने परसेंट हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के। तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज का परसेंटेज निकालने को बोल रहा है उसको एक्चुअल नंबर्स में न्यूमरेटर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 5 रुपए के कॉइन का परसेंटेज निकालने को बोल रहा है, किसके कंपेयर में, टोटल कॉइन्स के कंपेयर में। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं एक्चुअली में, देखो 15 सिक्के हैं ना, तो न्यूमरेटर में तुम क्या लिखोगे, 15 लिखोगे। और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, जिस चीज से कंपेयर किया जा रहा है, 5 रुपए के सिक्के को टोटल नंबर ऑफ कॉइन से कंपेयर करना है। ठीक है, तो 15 सिक्के आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 75 कॉइन्स, आउट ऑफ 75 कॉइन्स तुम्हारे 15 हैं 5 रुपए के सिक्के। तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन में हो गया, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से इंटू कर दो। ठीक है ना बच्चों, इजी। 15 1 15, 15 5 75। अब ये 5 से 100 भी कट जाएगा, 5 2 10, और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो एक जीरो लगा दिया, विच इज 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा 20%। ठीक है ना, पूरे सिक्कों में से 20% तुम्हारे 5 रुपए के सिक्के हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी तुम्हारा उसी टाइप का है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से पढ़ो। इसमें पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स। ठीक है, इसमें 2 रुपए का कॉइन्स का परसेंटेज निकालना है, लेकिन ध्यान से सुनो, वहां पे 5 रुपए के कितने सिक्के थे उसका परसेंटेज निकालना था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू का परसेंटेज निकालना है। ये वैल्यू शब्द पढ़ रहे हो ना, वैल्यू मतलब होता है कि जैसे 2 रुपए के तुम्हारे पास देखो 25 सिक्के हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, इनकी वैल्यू रुपीज में रुपीज 50 हो गई ना। 25 सिक्के हैं 2 रुपए के, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 50 रुपए। ठीक है, तो वैल्यू इसको बोलते हैं, ये है वैल्यू। और ये ऊपर वाला क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक है बच्चों, तो जब क्वेश्चन में वैल्यू पूछी जाए तो तुम्हें सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, उसके बाद परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं रुपीज में। तो देखो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। 1 रुपए के 30 सिक्के हैं तो 30 रुपए बन गए। 2 रुपए के 25 सिक्के हैं तो 50 रुपए बन गए। देखो 5 रुपए के 15 सिक्के हैं तो 15 5 जा 75 हो गया। 10 रुपए के तुम्हारे 5 सिक्के हैं तो 10 5 जा 50 रुपीज बन गए। और टोटल रुपए कितने हो गए तुम्हारे पास, इन सब को तुम ऐड कर दोगे तो 205 रुपए उसके बैग में, सलीमा के बैग में टोटल है। समझ गया। तो जिस भी क्वेश्चन में वैल्यू का परसेंटेज निकालना हो तो यहाँ वाले नंबर्स देखना, जिसमें भी कॉइन्स का परसेंटेज निकालना हो तो यहाँ वाले नंबर्स देखना। ठीक है, तो इसमें देखो तुम्हें 2 रुपए कॉइन्स का वैल्यू का परसेंटेज निकालना है, किसके कंपैरिजन में, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स। तो देखो 2 रुपीस के कॉइन्स का वैल्यू कितना है, 50 है ना, 50 रुपए। और टोटल कॉइन्स का वैल्यू कितना है, 205 रुपए। तो डिनोमिनेटर में 205 लिख दोगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन बन गया, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से इंटू कर दिया। जिस चीज़ का तुम्हें परसेंटेज निकालना था उसको तुमने ऊपर लिख दिया, 2 रुपए कॉइन्स के वैल्यू। और जिससे कंपेयर किया जा रहा था टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, उसको तुमने क्या किया, डिनोमिनेटर में लिख दिया। बस वही करना है हर क्वेश्चन में। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये कटेगा, 5 से ही कटेगा, ये 5 2 जा 10 और एक जीरो, और ये 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि नीचे 41 इज अ प्राइम नंबर। तो ऊपर क्या आ गया, 50 × 20 अपॉन 41, विच इज 50 को 20 से इंटू करोगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 अपॉन 41। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे, जो चीज़ आएगा उतना ही परसेंटेज होगा। इसको डिवाइड करना मुश्किल है, तो देखो तुम लोग ये भी कर सकते हो। तुम लोग जब इसको डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे एक बार में 3 डिजिट लोगे ना, क्योंकि 2 डिजिट तो 41 से छोटी हो जाएगी। फिर डिवाइड करोगे तो 41 की टेबल पढ़ोगे, 41 1 जा 41, 41 2 जा 82, 41 3 जा 100 से आगे चला जाएगा, तो 41 2 जा 82 होता है। मतलब जो आंसर आएगा उसकी पहली डिजिट तुम्हारी 2 होगी, इतना तो तुम लोगों को कंफर्म है। तो तुम लोग इसके हेल्प से डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। देखो इसमें से ये दोनों ऑप्शन तो अब कैंसिल हो गए, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो लेकिन दोनों में पहली डिजिट 2 है, तो एक बार और तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 41 2 जा 82 आया था, रिमाइंडर बचा 18। 18 और जीरो मिलके 180 बन गया। अब 41 को हम लगभग देखो 4 टाइम्स करेंगे तब जाके 180 के पास पहुंचेंगे। ठीक है ना, 41 4 जा कितना होता है, 164। इसका मतलब सेकंड डिजिट तुम्हारी 4 आएगी, और इसमें 1 है, 1 नहीं आएगी। तो तुम्हारा सही ऑप्शन यही होगा, 24। 16 रिमाइंडर बचा अपॉन 41%।
अब देखो बच्चों, तुम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया है, वही जो लेस देन मोर देन वाला टाइप है ना, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था। तो देखो ध्यान से पढ़ो, इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइन्स। तो यहाँ पे नंबर की बात आ गई, तो हम सबसे पहले तो ये वाली चीज चेक करेंगे। तो द नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइन्स इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जो 5 रुपए के सिक्के हैं उसके जो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 15 सिक्के हैं, वो 2 रुपए के सिक्कों से कितने परसेंट कम है। तो देखो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 25 सिक्के हैं, तो कम तो है ना। इसके 25 है, इसके 15 ही है। तो वही जितने कम है ना, वो कितने परसेंटेज कम है वो तुम्हें बताना है। तो देखो इसका भी हमने तरीका क्या बताया था तुम्हें। सबसे पहले फ्रैक्शन एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर कुछ लिखना है, नीचे कुछ लिखना है, और उसको 100% से इंटू करना है। तो तुम्हें ऊपर क्या लिखना रहता है, जो चीज पूछी गई है उसको बिना परसेंटेज के बता दो सबसे पहले तो यहाँ पे 5 रुपए के सिक्के 2 रुपए के सिक्कों से कितने कम है बताओ। ये 25 सिक्के हैं, ये 15 सिक्के हैं, मतलब तुम्हारे 5 रुपए के सिक्के 10 कम है। तो ऊपर तुमने 10 लिख दिया, समझ गए पहली चीज। और दूसरी चीज हमने क्या बताई थी, डिनोमिनेटर में तुम्हें क्या लिखना है, वो चीज लिखनी है जिस चीज से तुम्हारा कंपैरिजन हो रहा है। जैसे यहाँ 5 रुपए के सिक्के का कंपैरिजन किससे हो रहा है, 2 रुपए के सिक्के से ना। 2 रुपए के सिक्के से जहाँ पे से लगा है, इससे कंपैरिजन हो रहा है, तो तुम्हें नीचे वही चीज लिखनी है। तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं तुम्हारे, 25 है, तो नीचे तुम 25 लिखोगे। समझ गए बच्चों, ये तुम्हारा परसेंटेज निकल जाएगा कि तुम्हारे जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो 10 कम है इन कंपैरिजन टू 2 रुपए के सिक्के। उसको परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100% से इंटू कर दिया। तो चलो इसको कैलकुलेट करो, बहुत इजी है। 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100। तो बचा क्या तुम्हारा, ऊपर 10 × 4 बचा, विच इज 40%। तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है बच्चों, हर क्वेश्चन में हम यही बता रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, तुम्हें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखना है, उसको 100% से इंटू करना है। न्यूमरेटर में जो चीज पूछी जा रही है उसको बिना परसेंटेज के लिख दो, और डिनोमिनेटर में जिस चीज से उसका कंपैरिजन हो रहा है उसको लिख दो। तो चलो बच्चों, ये रहा तुम लोगों का लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी का, और इस चैप्टर का भी। ये भी तुम लोग का अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। इसमें पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ, सबसे पहले तो देखो वैल्यू की बात आ गई तो हमें ये वाले नंबर्स देखने हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपए के कॉइन्स जो है उनकी वैल्यू कितने परसेंट ज्यादा है 2 रुपए के कॉइन से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी तुमको दिखाई दे रहा होगा, कंपैरिजन हो रहा है किसका, 5 रुपए के कॉइन्स का 2 रुपए के कॉइन से, और कितना ज्यादा है तुम्हें ये बताना है। तो देखो ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, 5 रुपए के सिक्के हैं, ये 2 रुपए के सिक्के हैं, वैल्यू कितना है, 5 रुपए के सिक्कों की 75 है, और 2 रुपए के सिक्कों की वैल्यू है 50। तो ये से ज्यादा तो है, मोर तो है, इतना समझ गए। तो देखो हमें कैसे सॉल्व करना रहता था, न्यूमरेटर में कुछ लिखना है, डिनोमिनेटर में कुछ लिखना है, और 100% से इंटू करना है। न्यूमरेटर में क्या लिखना है बच्चों, जिस चीज का परसेंटेज क्वेश्चन में निकालने को पूछा गया है उसी की वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि 5 रुपए के कॉइन्स की वैल्यू कितना ज्यादा है 2 रुपए के कॉइन्स के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले ये देख लो कितना ज्यादा है, ये 75 रुपए है, ये 50 रुपए है, तो कितना ज्यादा है, 25 रुपए ज्यादा है ना। तो ऊपर क्या लिख दोगे तुम, 25, इतना समझ गए। अब नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, जिस चीज से कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे किस चीज से कंपेयर हो रहा है, ध्यान से बताओ। देख के कंपैरिजन हो रहा है तुम्हारा 2 रुपए के कॉइन्स की जो वैल्यू है उससे कंपेयर हो रहा है ना। तो 2 रुपए के कॉइन्स की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो नीचे 50 लिख दो। समझ गए, बस अब परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। कैसे कटेगा, चाहे इन दोनों को काट लो, चाहे 50 और 100 को काट लो, दोनों कट जाएगा। देखो 25 × 1 = 25, 25 × 2 = 50, और ये 2 से 100 कट जाएगा, 250 × 100। तो ये डायरेक्टली तुम्हारा आ गया, सब कट गया 50%। ठीक है, इसका आंसर होगा 50%। क्वेश्चन देखो बच्चों, कैलकुलेशन सारे क्वेश्चंस का बहुत इजी था, केस स्टडी है, बस केस स्टडी में तुम्हें निकालना क्या है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, वो समझ जाओगे तो कर लोगे। ओवरऑल बस यही समझना इंपॉर्टेंट है कि ये डिनोमिनेटर में जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या नंबर रखते हैं। तो उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए होगे। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग का परसेंटेज चैप्टर एकदम कंप्लीट हो गया है, सारी चीज़ें। और जहाँ तक पता चला है तुम लोग का लाइन्स एंड एंगल्स भी आ रहा है एग्जाम में, और 23 को तुम लोग का मैथ्स का एग्जाम भी है। तो पूरी कोशिश रहेगी बच्चों की 22 की रात तक तुम लोग का लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट करवा दें। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।